आग का जो घटनाक्रम है उस पर लगातार नजर बनी हुई है। लेकिन अब बात सत्ता के महासंग्राम की। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इसमें 5 न्याय और 25 गारंटी पर फोकस है। युवा, महिला, किसान, श्रमिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ कांग्रेस ने गारंटी दी है। इस मौके पर जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, पी चिदम्बरम रहे। इसके अलावा आनंद शर्मा, सचिन पायलट, ऐसे तमाम नेता इस दौरान मौजूद रहे। 1 लाख देने की बात बोले, फार्म भरा लें, कहाँ से पैसा दें? 5 साल तो हम लोग हैं। इतना दम्भ, अभिमान और अहंकार है। बीजेपी ने आज की डेट तक अपना घोषणा पत्र तक जारी नहीं किया। सबके साथ अन्याय करते हुए उन्होंने अपना समय गुजारा। ऐसे में उनके द्वारा न्याय शब्द उनके मुंह पे शोभा नहीं देता है। जो गारंटी की लड़ाई मैनिफेस्टो तक आई। कांग्रेस के न्याय और गारंटी पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस एक तरफ इसे नई उम्मीद और गारंटी बता रही है, साथ ही बीजेपी पर अहंकार में डूबे होने का आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस पर कोई भी वादा पूरा न करने के आरोप लगाए, सालों से अन्याय करने के आरोप लगाए। सबसे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम का रिएक्शन आपको सुनवाते हैं। देश की जनता के विश्वास खो चुकी है। अब ये लोग कुछ भी कर लें, चाहे 1 लाख देने की बात बोले, फार्म भरा लें, कुछ भी कर लें। अब बताइए, अब 1 लाख का फार्म भरवा रहे हैं महिलाओं को, अब कहाँ से पैसा देंगे? छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार आनी नहीं है, 5 साल तो हम लोग हैं। केंद्र में उनकी सरकार बननी नहीं है, तो फार्म भरा देंगे तो 1 लाख रुपया लाएंगे कहाँ से? कांग्रेस ने का घोषणा पत्र, जिसको न्याय पत्र नाम दिया है, कांग्रेस अन्याय के पहाड़ पे बैठी हुई सदैव पूरी देश के किसान, गरीब, मजदूर, युवा सबके साथ अन्याय करते हुए उन्होंने अपना समय गुजारा। ऐसे में उनके द्वारा न्याय शब्द उनके मुंह पे शोभा नहीं देता है। अन्याय महिलाओं के साथ हमारे यहाँ 29 सीट पर 29 में से केवल 1 जगह कांग्रेस लड़ा रही, उसके उल्टा भाजपा 6 जगह लड़ा रही। हिस्सेदारी, परिवार से बाहर नहीं आने दे रहे हैं। घोषणा पत्र में 5 न्याय की गारंटी के साथ साथ 25 गारंटी दी गई है। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय कांग्रेस के घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु हैं। इसके अलावा कांग्रेस के घोषणा पत्र में बुजुर्गों, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यकों, गरीबों, विद्यार्थियों, मजदूरों सभी के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की गई है। देखिए, अभी पहले चरण के नामांकन की डेट खत्म हो चुकी लोकसभा चुनाव की। इसका मतलब है कि लोकसभा चुनाव अब पूरे अपने प्रवाह में आ चुका। लेकिन बीजेपी ने आज की डेट तक अपना घोषणा पत्र तक जारी नहीं किया। बीजेपी को इतना दम्भ, अभिमान और अहंकार है कि वो तो कहते हैं कि हमारी तो 400 सीटें आ चुकी। किसी भी बीजेपी के सामान्य नेता और कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, वो आपको यही कहेगा कि हमारी 400 सीट की गारंटी। और बेहद खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा भी करेंगे। उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। अवनीश बुंदेला साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बुंदेला साहब का स्वागत। गुलरेज शेख साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, शेख साहब का भी बहुत स्वागत। वंदना राजपूत, आप कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, वंदना राजपूत जी का भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बुंदेला साहब मैं आपके पास ही आना चाहूँगा, और मेरा ख्याल है डॉक्टर किरण बघेल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अगर आप तक आवाज़ पहुँच, चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और पहला सवाल बुंदेला साहब आपसे, न्याय पत्र इसे आपने नाम दिया है, क्या लगता है कितना खरा उतरेगा उम्मीदों पर, वो भी तब जबकि जातिगत जनगणना का मुद्दा पिछले विधानसभा चुनाव में खारिज हुआ? बुंदेला साहब। देखिए ललित जी, जातिगत जनगणना का जो मुद्दा था वो कोई खारिज नहीं हुआ है, वो आज भी मुद्दा है कांग्रेस के लिए। और आज जो हमने अपना जो न्याय पत्र हमने इसको नाम दिया, घोषणा पत्र जारी किया, सबसे भाजपा बताए कि उनका घोषणा पत्र कहाँ है। देखिए, हम हमेशा ऐसा मानते हैं कि संवैधानिक व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि जो विपक्षी, भले ही हम विपक्ष में हैं, लेकिन हमको संविधान में अधिकार प्राप्त है कि हम जनता के बीच अगर जा रहे हैं तो हम अपनी बात रखें, हम क्या क्या करेंगे। देखिए, हम इन जैसे तो है नहीं
कि सिर्फ मुंह जबानी खर्च करनी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। और चुनाव के बाद हम सबको मालूम है कि जैसा अमित शाह जी ने कहा था 15 लाख का जुमला है, तो मोदी जी की बात को कह देंगे तो जुमला था। काय की गारंटी, किस बात की गारंटी? देखिए, हमने सबसे मूल जो बातों को छुआ है वो छुआ है आज की तारीख में युवा। इस देश में अगर आप देखें कि करीब 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं, तो हमने बात कही है जो 30 लाख पद जो केंद्र के, सबसे पहले हम वो बात सबसे पहले वो पद भरेंगे जी। हमने बकायदा युवाओं के लिए कहा है कि जो युवा बी करता है, इंजीनियरिंग करता है, ग्रेजुएशन करता है, डिप्लोमा लेता है, उसके बाद वो निराश हताश होकर आत्महत्या ना करे। हमने उसको 1 लाख रुपए देने की बात कही है। तो मोदी सरकार कहती है कि हम स्टार्टअप करवा लेंगे, स्टार्टअप भी मर जाते हैं और बैंक वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो हमने जो गिग इकोनॉमी है उन लोगों को बचाने के लिए भी हमने इस बात कही है। हमने सबसे पहला फोकस युवाओं पे किया है, इसके बाद हमने अगला फोकस ललित जी हमने किसानों पर किया है। किसानों की जो दुर्दशा पिछले 10 साल में हुई है, आपने देखा जब पहला किसान आंदोलन हुआ काले कानून के खिलाफ, तो उस समय 800 से ज्यादा किसानों की जान गई। अभी फिर किसान बैठे हैं लेकिन उनकी बात को अनसुना किया जा रहा है। चलिए, हमने इसके बाद नहीं, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। ये सारी बातें घोषणा पत्र में है, ये सारी बातें बुंदेला साहब घोषणा पत्र में है। गुलरेज शेख साहब, आपका एक रिएक्शन फिर सवाल रहेगा प्लीज। देखिए, झूठ का प्रपंच मतलब कांग्रेस का मंच, और झूठ का एक पुलिंदा इन्होंने जारी किया है। और ये 50 साल में आप बताइए ना कि इन लोगों ने जब भारत पे राज किया तो स्थिति क्या बन गई थी। लोग पॉलिटिकल पार्टीज के जो चुनावी वादे होते थे उसकी तरफ देखते भी नहीं थे, क्योंकि चुनावी वादा मतलब झूठ ये माना जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब से बनना शुरू हुई तो चुनावी वादों का क्या महत्व होता है वो हिंदुस्तान ने जाना और हिंदुस्तान ने यकीन किया। अब इनकी बात पे कैसे यकीन करें? आप स्मरण कीजिए कि पिछली बार भी जब 2019 का चुनाव था तो श्रीमंत राहुल गांधी जी ने क्या किया था? इन्होंने कहा था 72,000 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष दूंगा। ठीक है, केंद्र में इनकी सरकार नहीं बनती है, लेकिन जितने राज्यों में रही, चाहे छत्तीसगढ़ में पूरे 5 साल रही, राजस्थान में पूरे 5 साल रही, अभी तेलंगाना में है, अन्य राज्यों में है, वहां पर एक परिवार को भी क्या इन्होंने 72,000 रुपए दिए? नहीं दिए। तो झूठ बोलो, कैसे भी झूठ बोलो, कुछ वोट बढ़ जाएंगे, हारना तो है सही। आपने श्रीमंत की उपाधि कहां से, ग्वालियर चंबल से उठा के कहां आप राहुल गांधी तक ले गए? गुलरेज शेख साहब, जब घोषणा पत्र का जिक्र आता है 2 करोड़ रोजगार का भी एक सवाल आपके तरफ उठता है। जी, 48 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भाई साहब माइक्रो फाइनेंसिंग के माध्यम से स्वरोजगार किया है, और ये आंकड़ा 48 करोड़ का है। ये बैंक से एस्टेब्लिश होता है। दूसरी चीज है, ईपीएफ का जो आंकड़ा होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपका भी ईपीएफ कटता होगा क्योंकि आप भी एक जॉब में हैं। और ईपीएफ के आंकड़े में मनमोहन सिंह जी जो अर्थशास्त्री हुआ करते थे हमारे देश के, उनके कालखंड में और मोदी कालखंड में 250% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। और ईपीएफ जो है वो तो हर नहीं गुलरेज शेख साहब, ईपीएफ जुड़ने की जो काउंटिंग है वो तत्काल हो जाती है, और ईपीएफ के खाते बंद होने की काउंटिंग 3 महीने बाद जारी होती है। ईपीएफ से बहुत सारे खाते बंद भी हुए। मैं आऊंगा आपके पास, आज तक की बात ललित जी उत्तर लीजिएगा। ललित जी, मुझे लगता है भाजपा, बुंदेला साहब बहुत शॉर्ट में, फिर जाना है, और मेहमान भी अध्ययन ने, मैं वो कह रहा हूं अध्ययन नहीं किया है, ये कह रहा है कि हमने 72,000 रुपए देने का वादा किया था, कई राज्यों में सरकार रही। इनको समझना चाहिए, जब कोई पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए वचन पत्र जारी करती है तो वो घोषणा पत्र केंद्रीय स्तर पर होता है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम ये काम करेंगे। और इस तरह की बातें आपने खुद पकड़ा कि श्रीमंत कहां से लेकर आए। अरे भैया, जिनको श्रीमंत लगता था वो आपके साथ है, उनकी बात करिए। तुम्हें लगता है भाजपा सिर्फ भ्रमित करने का काम करती आई, वही आज कर रही है। आपने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष की बात की तो ईपीएफ की बात करने लगे। भैया को पता नहीं है कि 7वां वेतन आयोग लगने के बाद ईपीएफ का जो वैल्यू है वो ज्यादा आती है, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन घटे हैं, नौकरियां नहीं दी हैं। नहीं तो खाली वैकेंसी 1 करोड़ के ऊपर हैं। लेकिन ये यही भ्रमित करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, और यही गुलरेज शेख यहाँ भी कर रहे हैं। पैसा जा रहा है, ये बताता है काम करते हैं। दो लोग और भी हैं, पार्टी है, 2 लोग और भी हैं, और आप दोनों ही नारी शक्ति के सम्मान, दोनों पार्टियां नारी शक्ति के सम्मान की बात कर रही हैं। नारी शक्ति को एंटर कर लेते हैं शेख साहब प्लीज। नारी शक्ति को एंटर करने का वक्त आ गया। वंदना जी हमारे साथ बनी हुई है। वंदना जी, लगातार कम होता भरोसा, कम से कम नैरेटिव तो यही है। इन सब के बीच इस न्याय पत्र पर भरोसा क्यों? वंदना जी, जैसे बोले कि लगातार भरोसा कम हो रहा है, मैं इस बात पर मैं आपके साथ नहीं हूं,
क्योंकि अगर मैंने पिछले कहा ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है, इसलिए वंदना जी मैं साफ कर दे रहा हूं को प्लीज। तो मैं वही बता रही हूँ कि जो न्याय पत्र आया है सभी वर्गों को साधते हुए, सभी वर्गों को ध्यान रखते हुए ये न्याय पत्र हमने लाया है। पिछले 10 साल की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यकाल की बात करते हैं, आधी आबादी महिलाओं को कुछ भी नहीं मिला और सिर्फ मिला तो उनके हिस्से में धोखेबाजी मिला है। क्योंकि महिला सम्मान की बात करते हैं, आज महिलाओं का सम्मान कहाँ है? हम महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत में प्रत्येक महिलाओं के जो गरीब वर्ग के हैं उनको 1 साल में 1 लाख रुपया देंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी भर्ती है उसमें 50% आरक्षण महिलाओं के लिए होगा। जो कामकाजी महिलाएं बेरोजगारी भत्ता आपकी सरकार रहते हुए 4.5 साल लग गए आपको बेरोजगारी भत्ते का ऐलान करने में वंदना जी। लेकिन हमारी सरकार आते ही हमने सिर्फ 2 घंटा में किसानों का ऋण माफ भी तो किया था। पुनीत जी, ललित जी, हमने सिर्फ 2 घंटे में किसानों का ऋण माफ किया था। आप उसकी बात नहीं करेंगे। हम तो न्याय पत्र का पहला पॉइंट रख लिया जाए, बाकी सब छोड़ दिए जाए। वंदना जी आपके कहने का ये मतलब है? देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि 10 साल की जो नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल था वो अपने इतिहास में सबसे देखेंगे कि काला जो कार्यकाल के नाम से गिना जाएगा। क्योंकि जो अर्थव्यवस्था लगातार गिरती गई है, आज उसके बारे में कोई भाजपा के प्रवक्ता नहीं बोलेंगे। आप देखेंगे कि जो शेख साहब बोलेंगे। चलिए शेख साहब प्लीज। देखिए, मैंने सबकी मेरी बात सुने। और पिछले अगर हम बात करते हैं मनमोहन सिंह की सरकार के बारे में, हमने इतनी अच्छी योजना लाई है जो अभी गांव की अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। चाहे मनरेगा की बात करें, चाहे शिक्षा के अधिकार की बात करें, चाहे खाद्य के अधिकार की बात करें, चाहे सूचना के अधिकार की बात करें। चलिए अब रिएक्शन ले लिया जाए। वंदना जी रिएक्शन ले लेते हैं प्लीज। बोल रहे शेख साहब जी, बोलने की कृपा करेंगी? आ रहे वंदना जी आपके पास आ रहे हैं। मैं हमारी बहन से पूछना चाहूंगा कि थोड़ा प्रकाश डाले कि जब वो हेमा मालिनी के विषय में बुरी बातें बोलते हैं कांग्रेस के नेता, जब दूसरी हमारी नेत्रियों के बारे में बुरा बोलते हैं, जब टंच माल बोलते हैं, जब आइटम कहा करते हैं। शेख साहब उसमें आपकी पार्टी का भी ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। अब दतिया में हमने हेमा मालिनी को नचवा दिया और क्या करें? आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी खराब है। अग्रवाल ने फिल्म अभिनेत्री को नाचने वाली कहा था। अरे जवाब तो लगेगा भाई। नरेश अग्रवाल बीजेपी के सांसद ने लोकसभा में कहा था फिल्म अभिनेत्री को नाचने वाली होती है। देना पड़ेगा ना। मतलब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? खुद नरेंद्र मोदी जी ने एक महिला सांसद को सूपड़खा राक्षसनी कहा था। अरे चलिए चर्चा वापस एक काम करते हैं, वापस डिबेट पर आते हैं। डॉक्टर बघेल बहुत देर से जुड़ी हुई कहा था लड़की अचार बेचेगी तो ज्यादा बिकेगा। डॉक्टर बघेल का जवाब दे। देखिए शेख साहब बुंदेला साहब, डॉक्टर बघेल बहुत देर से जुड़ी हुई हैं। पूरा मेरा ख्याल से बहुत सारे पॉइंट्स उनके पास आ गए। डॉक्टर बघेल प्लीज। ये अनपढ़ और जाहिल आदमी है, यहाँ के बकवास करते हैं, इनको कुछ नहीं आता है। बुंदेला जी, ये अनपढ़ आदमी, इसको कुछ नहीं आता है। बुंदेला जी, शेख साहब प्लीज, और शब्द थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ, घोषणा ना भारत के साथ न्याय कर पाए, ना यहाँ की महिलाओं के साथ न्याय कर पाए, न युवाओं के साथ न्याय कर पाए। तो मैं ये कहती हूँ इनके जो न्याय पत्र है उसकी विश्वसनीयता क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है? आज मोदी जी की गारंटी पे जनता विश्वास करती है। जो कहा वो करके दिखाया। चाहे 370 धारा हटाने की बात करे हो, 500 साल से संघर्ष से चला आ रहा रामलला मंदिर की स्थापना हो। वंदना जी बोल रही थी कि अब तक महिलाओं को मिला क्या? वंदना जी 33% रिजर्वेशन, 10 साल आपकी केंद्र में सरकार थी, ये बिल वैसे ही अटका रहा। 33% रिजर्वेशन लागू अगर हुआ महिलाओं के लिए तो सिर्फ मोदी जी के कारण। डॉक्टर बघेल, क्या वजह रही? मैं छत्तीसगढ़ से जुड़ा एक सवाल, मैं आ रहा हूं छत्तीसगढ़ से जुड़ा एक सवाल। क्या वजह रही कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये कहना पड़ा कि हम गोबर खरीदने पर विचार करेंगे? कई और राज्य सरकारें जहां बीजेपी की सरकारें थीं वहां लोगों को लगा कि नहीं, गांव के जरिए भी आर्थिकी को मजबूत किया जा सकता है। क्या वजह रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक रैली में इस बात का जिक्र किया, गोधन योजना का? अगर सब कुछ इतना गलत था तो डॉक्टर बघेल प्लीज।
बिल्कुल ललित जी, इनकी योजनाओं पे हम प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे हैं, लेकिन बात है इनके क्रियान्वयन की। कहीं ना कहीं ये योजना धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, कागज तक सीमित रह गई और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। खुलेआम अधिकारियों और नेताओं में बंडरबार चढ़ा और ये जो योजना थी तो सचमुच बहुत कारगर थी, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भेंट पे चढ़ गई। और इसमें भी हमने चारा घोटाला का बात सुना था यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो उसे भी छोड़ के गोबर घोटाला हो गया। ऐसे परिवार को भुगतान हुए, वो भी 5-5 लाख, जिस परिवार में गाय ही नहीं रहती। तो कुल मिलाकर ये योजनाएं अच्छी थी, मगर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं ये करप्शन के चार्ज पे बलि पर चढ़ गई और कहीं ना कहीं और हैरत की बात है डॉक्टर बघेल कि छत्तीसगढ़ में तकरीबन 3.5 साल तक विपक्ष की तरफ से एक भी बड़ा आंदोलन नहीं नजर आया। अवनीश बुंदेला साहब, नहीं प्लीज, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल नजर नहीं आया। को लेकर हमने आप बदलाव में व्यस्त थे, आप बदलाव में व्यस्त थे। कांग्रेस की सरकार को महतारी उनका, जिसमें 1.5 लाख महिलाओं ने प्रदर्शन किया, जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर आपने बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन किए थे। ठीक है, आएंगे आपके पास। अवनीश बुंदेला साहब, एक बात और, महालक्ष्मी योजना जिसे आप माइलस्टोन के तौर पर बताने की कोशिश भी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में तो कई जगह इसके फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं। मैं उससे पहले एक अलग चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या ये कांग्रेस का घोषणा पत्र माना जाए या इंडिया का घोषणा पत्र माना जाए? जाहिर तौर पर ये कांग्रेस का माना जाएगा, आप ही का नाम है इसमें, इंडियन नेशनल कांग्रेस। प्लीज बुंदेला साहब। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है। आप देखें, इस बात को देखें ललित जी, सबसे बड़ी बात, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा संगठित घोटाला है जिससे देश की साख खराब हुई है, देश की इज्जत खराब हुई है और ये संविधान के लिए बहुत बड़ा, जनतंत्र के लिए खतरा है। हमने उस चीज को भी डाला है कि जो बैंक के माध्यम से आपने कैसा घोटाला किया कि आज आपने किसी कंपनी पर रेड की, ईडी सीबीआई की, और वो कंपनी 3 दिन बाद जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के भाजपा के खाते में जमा कर दे देती, भाजपा के ऑफिस में जाकर, और उसको क्लीन चिट मिल जाती। इसको सबसे बड़ी बात, आपने स्वास्थ्य के साथ खेला जनता के। सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हुआ दवाइयों की कंपनी में। आप जाकर देखें, आपने कोविड वैक्सीन के मामले में जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया। हमने ये सारी चीजें कवर की। वक्त की इजाजत नहीं है। कुछ लोगों को यह भी लग सकता है कि थोड़ा बहुत कम टाइम मिला, उनसे तहे दिल से मुआफी मैं चाह लेता हूं और चर्चाओं के सिलसिले चलते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये एक चर्चा जिसमें तमाम पहलुओं पर और खास तौर पर जो मैनिफेस्टो आया उससे जुड़े हुए मसलों पर लेकर चर्चा चल रही थी।